रूल सारे याद हो गए आप लोगों को जो लास्ट क्लास में कराया था? उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल कर देखिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के रूल्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, वो एक कन्वेंशनल मेथड होता है। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से आप बहुत सारे कंपाउंड में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, बट देयर आर सम पैराडॉक्स जो आप कन्वेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते, उसको हम अलग सेक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ उन ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने की कोशिश करेंगे जो हम कन्वेंशनल मेथड से निकाल सकते हैं, एक्स मानकर और रूल्स लगाकर। ठीक है जी, जैसे कुछ बच्चों को जो अलग से पढ़ाया हुआ है उनको तो बताया ही था, MnO4 माइनस, इसमें अगर मुझे मैंगनीज का निकालना है तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था? -2। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4 एंड टोटल चार्ज ओवर द स्पीसीज इज -1। तो यहां से x के लिए सॉल्व कीजिएगा, +7 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड। 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दे दूंगा मैं। Cr2O7 2-, इसमें मुझे क्रोमियम का निकालना था। यहाँ पे क्रोमियम का नंबर कितना है? 2, तो यहाँ 2x मानेंगे इसको हम लोग। 2x -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू निकालेंगे आप, +6 होगा। इसे बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ये जो डाइक्रोमेट आयन है ये हमारा बनता है K2Cr2O7 से। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में से जब 2 पोटेशियम को हटाते हो ना तो डाइक्रोमेट आयन बनता है। तो चाहे डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूं, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, दोनों सेम आएगा। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? यहां पे हमने इक्वल टू -2 किया है ना, यहां पे हम इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि पूरे कंपाउंड पे चार्ज 0 है। तो पोटेशियम के लिए क्या रूल बताया था? 2 होगा, 2 पोटेशियम के लिए 2, बिकॉज पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। और बताया था ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1 होता है। 2 पोटेशियम के लिए 2 मान लिया, क्रोमियम को हमने 2x मार्क कर लिया, ऑक्सीजन -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, और यहां से x इज इक्वल टू +6। ओके, वैसे ही पर मैग्नेट आयन जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट से बनता है। तो यहां भी निकालेंगे तो क्या होगा? x इसका मान लिया, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +7। तो चाहे पर मैग्नेट आयन लिखा हो आपके क्वेश्चन में, चाहे पोटेशियम पर मैग्नेट लिखा हो, चाहे डाइक्रोमेट आयन लिखा हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हो, बात सेम है। ठीक है, ऐसे ही पहला असाइनमेंट जब आप लोगों को दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा या आज भेज दूंगा, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको आप इन्हीं मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए फिर बात करते हैं। क्वेश्चन लिखो बच्चों, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent in the following redox reaction. Identify the oxidizing agent and reducing agent in the following redox reaction and split the given redox reaction into oxidation half reaction and reduction half reaction. Into oxidation half reaction and reduction half reaction. एग्जाम्पल देखिए, Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives out Zn2 plus aqueous
प्लस Cu सॉलिड। देखिए क्वेश्चन तो बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे रिएक्शन देखिए कुछ चीजें समझते हैं हम लोग। यह रिएक्शन में देखेंगे आप लोग तो जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक, कॉपर एक्वस फॉर्म में है, यानी कॉपर अपने किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में है। लेट सपोज कॉपर सल्फेट के फॉर्म में होगा। तो एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्या हम जिंक कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, कोई चीज हम स्टोर क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में मुझे उसकी आवश्यकता हो तो हम उसे यूज कर सकें। स्टोरेज का मेन पर्पस तो यही होता है ना कि हम आज स्टोर करते रहे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2 महीने 4 महीने बाद इसकी जब आवश्यकता होगी तो हम डायरेक्टली वहां से यूज कर लेंगे। अब सपोज कीजिए आपने कोई चीज स्टोर किया और 4 महीने बाद आपको उसकी आवश्यकता है या 2 घंटे बाद उसकी आवश्यकता है, वो जैसा आपने स्टोर किया है वैसे ही आपको मिल जाए, फिर तो गुड, आपका पर्पस पूरा हुआ। लेकिन अगर सोचिए आपने स्टोर किया जिस पर्पस के लिए, 2 महीने बाद या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद आप उसी चीज को लेने जा रहे हो और वहां कुछ और बना हुआ है, वहां पे कुछ और बना हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम उस चीज को स्टोर करना हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो हमें क्या अवॉइड करना? हमें अवॉइड करना है कि जिस कंटेनर में हम किसी भी चीज को स्टोर कर रहे हैं ना, जैसा हम स्टोर करें वैसा ही रहे, मतलब उस कंटेनर के साथ वो स्पीसीज रिएक्ट ना करे। यही हमारा मेन मकसद है ना कि उस कंटेनर के साथ, जैसे कि हम तो यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी को देखें तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है ना, तो मोर रिएक्टिव मेटल में लेस रिएक्टिव मेटल को अगर हम डालेंगे तो क्या करेगा? मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर लेगा। तो हम स्टोर करेंगे ये सोच के कि कॉपर सल्फेट हमने रखा है और हमें कॉपर सल्फेट मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा? जिंक के साथ रिएक्शन करके हमें जिंक सल्फेट दे देगा। रिएक्टेंट में हमने क्या रखा है? कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा? जिंक सल्फेट। यानी कहीं ना कहीं जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर का रिडक्शन, ठीक है। तो हम कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को मोर रिएक्टिव मेटल के कंटेनर में स्टोर करते ही नहीं है, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है पहचानने का, लेकिन वो हम 12th क्लास में बात करेंगे कि जिस रिएक्शन का, मान लो एक रेडॉक्स रिएक्शन मान लो, इसका हम ई नॉट सेल निकालते हैं और ई नॉट सेल अगर इसका पॉजिटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल है, तो वी कैन नॉट स्टोर। अगर ई नॉट सेल निकालेंगे निगेटिव होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो स्टोर। जैसे इसी रिएक्शन को लिखा होता कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सॉलिड या Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu सॉलिड, तो हम स्टोर कर सकते थे। यानी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, वो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जिंक अपने आप में कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को आने नहीं देगा अपने पास, वो रिएक्शन ही नहीं करने देगा। हालांकि इस क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन में बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्प्लिट करना है और उसको बैलेंस करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन अलग भी हटके आ गया, इसको कॉम्पिटिटिव मेथड बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो भी आप इसको बता देना कि भाई देख लेना, अगर मोर रिएक्टिव मेटल का सॉलिड है कंटेनर है, लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है, तो नहीं स्टोर कर सकते हैं। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज अ लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन कैन नॉट स्टोर इन द मोर रिएक्टिव मेटल वेसल। लेकिन अगर एक लेस रिएक्टिव मेटल का वेसल है और मोर रिएक्टिव मेटल का कंटेनर है, सॉल्यूशन है, तो आप मोर रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को लेस रिएक्टिव मेटल के कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि वहां कोई सेल रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक। खैर, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? 0। कॉपर का 2 प्लस, यहाँ जिंक का 2 प्लस कॉपर का 0, तो जिंक 0 से कहा गया? 2 प्लस गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0 पे गया, तो यहाँ क्या होगा बच्चों? इसका रिडक्शन, ठीक है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? कॉपर 2 प्लस, और रिड्यूसिंग एजेंट जिंक, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, 2Cu प्लस
aqueous gives out Cu solid प्लस Cu2 प्लस aqueous। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। कॉपर प्लस से कॉपर जीरो गया, यानी एक कॉपर प्लस रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ, और दूसरे कॉपर प्लस का ऑक्सीडेशन हुआ। यस और नो? एक कॉपर प्लस का रिडक्शन हुआ, दूसरे कॉपर प्लस का ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जी? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी का रिडक्शन हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कॉपर प्लस है और रिड्यूसिंग एजेंट भी कॉपर प्लस ही है, या इन शॉर्ट मैं कॉपर बोल सकता हूं। ये केस कौन सा केस होता है? ये केस रिफाइनिंग वाला केस होता है। आपने सुना होगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या होता है उसमें? बेसिकली एक कंटेनर में एक मोटा सा इम्प्योर मेटल ले लेते हैं, ये आपका इम्प्योर मेटल होता है, और एक पतला सा प्योर मेटल ले लेते हैं, प्योर फॉर्म। ठीक है जी, मान लीजिए कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। ये कॉपर का इम्प्योर है, एक कॉपर आपका प्योर है। तो क्या होगा? कॉपर का सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन के अंदर इसको डिप करते हैं, यहां से कॉपर इम्प्योर टूटेगा, सोल्यूशन में आएगा, और यहां से कॉपर जाकर क्या होगा? उस पर डिपोजिट होगा। तो टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। कोई चीज डिकम्पोज हो रहा है ना, देखो ना, सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है ना, डिकम्पोज हो रहा है, यानी यहां कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है। तो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन हो गया ना। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं हम लोग? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, अब हमने सिर्फ यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकाला है। अब इसको हमें क्या करना था? स्प्लिटिंग भी करना था ना। जरा स्प्लिट करके देखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारा क्या बनेगा? जिंक से जिंक 2 प्लस, तो Zn सॉलिड गिव्स आउट Zn2 प्लस एक्वस। ओके, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बच्चों इस एग्जांपल में कॉपर 2 प्लस एक्वस से कॉपर सॉलिड। दो स्टेप अभी याद कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ रहता है। संजोग आपका इस क्वेश्चन में बढ़िया है कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और कॉपर का रिडक्शन हुआ तो कॉपर भी बैलेंस्ड है। तो एटम को बैलेंसिंग का प्रोसेस हमें यहाँ नहीं करना। हमें इसके बाद का स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डालकर ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन डालकर ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन किधर डालेंगे? जिधर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। जिधर ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतना इलेक्ट्रॉन डाल देना आपने। तो इन दोनों में इधर तो जीरो है आपका, इधर क्या है? जीरो, और इधर 2। ज्यादा किधर है? इधर है ना। कितना ज्यादा है? 2, तो हम यहां 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे बस। सेम ईयर ऑक्सीडेशन स्टेट इधर जीरो, इधर 2 प्लस, ज्यादा इधर है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर डालेंगे, LHS साइड में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां देखते जरा इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा जी? कॉपर प्लस एक्वस से कॉपर 2 प्लस एक्वस, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कॉपर प्लस एक्वस से कॉपर सॉलिड। ठीक है, एटम तो बैलेंस है ऑलरेडी दोनों साइड में। क्या बैलेंस करना है हमें? ऑक्सीडेशन नंबर। इस केस में ज्यादा किधर है? इधर ना। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, +1 से 2 प्लस है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। और इधर ज्यादा किधर है? इस साइड, तो इधर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जिधर ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतना इलेक्ट्रॉन हम ऐड करके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर देते हैं। क्लियर? पक्का? एग्जाम्पल कॉपी कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी पे,
SN2 plus 2Hg2 plus gives out SN4 plus Hg2 2 plus। ठीक है, एटम वाइज तो बैलेंस है ना, दो तरफ Sn सेम है और Hg भी सेम है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन किसका है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो 2 प्लस से 4 प्लस मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, Sn का ऑक्सीडेशन। और Hg पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ Hg पे कितना चार्ज है ना, ध्यान से, यहाँ एक Hg पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ 2 Hg पे +2 चार्ज है। तो एक Hg के हिस्से में कितना चार्ज आएगा, +1, एक Hg पे +1 चार्ज है। यहाँ Hg2 पे 2 प्लस चार्ज है ना, एक Hg पे तो +1 हो गया। तो और यहाँ पे एक Hg पे 2 है, तो 2 से 1 क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Hg2 प्लस, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, SN2 प्लस। अब हमें इसको स्प्लिट करके बैलेंस करना है ना, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं जरा। SN2 प्लस से SN4 प्लस, एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। ज्यादा चार्ज किधर है, इधर कितना ज्यादा है, 2, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Hg2 प्लस, चाहो तो 2 को आप लेकर आ जाओ, Hg2 2 प्लस। एटम ऑलरेडी बैलेंस है, बट क्या चार्ज बैलेंस है, नहीं है। इधर टोटल चार्ज, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस, इधर टोटल 4 प्लस, तो क्या डालेंगे हम, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब हमारा ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्टेप्स, एटम को बैलेंस करना और चार्ज को बैलेंस करना, दोनों स्टेप्स रिपीट होता है हाफ रिएक्शन मेथड जब बैलेंसिंग में करेंगे ना, ये दोनों स्टेप सेम रिपीट होगा वहां पर। तो यहाँ 2 स्टेप आप याद कीजिएगा, तो बैलेंसिंग में भी 2 स्टेप सेम रिपीट होगा। ओके, कॉपी कीजिए आप। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग दीजिए बच्चों, पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर। पहला एग्जांपल है बच्चों CrO5 में क्रोमियम का निकालना है, बोर्ड पे देख लो बच्चों, बाद में कॉपी कीजिएगा। CrO5 में क्रोमियम का निकालना है, निकालेंगे आप x - 2 × 5 = 0, x +10। ये पॉसिबल नहीं है कि क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, वो ग्रुप नंबर 6 का होता है ना, इसलिए किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए 6 से ज्यादा इसका नहीं हो सकता, 10 आ रहा है, यानी कन्वेंशनल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चरल मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर करेंगे काम को। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Cr, ये स्ट्रक्चर आपको बच्चों याद रखना होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसका होता है बच्चों -1, इसका -1, क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्डिंग है, ये भी पेरोक्साइड बॉन्डिंग है। -1 -1, ये सिंपल ऑक्साइड है, -2, टोटल माइनस चार्ज क्या हुआ अराउंड द सेंट्रल एटम, चेक कीजिए, -6, तो अराउंड द सेंट्रल एटम -6, तो इस पे क्या हो जाएगा, +6। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल H2SO5, इसमें सल्फर का निकालना है, कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे तो x हाइड्रोजन का +2 -2 × 5 = 0, x +8। पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगेन सल्फर बिलोंग्स टू 6b ग्रुप। ठीक है जी, तो 6 से ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी कोई सल्फर या क्रोमियम, कोई भी एलिमेंट अब अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होता है ना, तो वो एज अ
मतलब वो कभी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं कर सकता। तो कोई किसी क्वेश्चन में कोई बोले कि ये एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है, तो देखना क्या वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अगर वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता, यानी वो इट नेवर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही कोई एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। दो स्ट्रीम हो गया ना, एक ऊपर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है मतलब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। और जो एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं कर सकता। ठीक, अब अगेन इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। सल्फर अपने ये हाईएस्ट पे है, यहाँ पे हाईएस्ट में है, +6 निकलेगा अभी। और सल्फर का अगर मैं लोएस्ट बात करूं तो -2 इज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 सल्फर के का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। ग्रुप नंबर 16 के जनरल जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, +4 एंड +6। +6 इज हाईएस्ट, -2 इज लोएस्ट, बीच वाला क्या होता है +4, जैसे SO2। तो जिस अगर सल्फर +4 में है तो इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट कैन रिड्यूस ऑल्सो एंड इट कैन ऑक्सीडाइज ऑल्सो। ठीक है ना, यस, कंपाउंड को डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी का लोएस्ट है -2 और हाईएस्ट है +6 और उसका बीच वाला है +4, तब +4 वाला तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो ऑक्सीडाइज होगा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, रिड्यूस होगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं होगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो -2 ये पेरोक्साइड बॉन्डिंग है, -1 और -2, हाइड्रोजन पे +1 टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो अराउंड द सेंटर एटम इट्स -6, चेक कर लो तो इसका कितना हो जाएगा +6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, H2SO8, इसमें सल्फर का निकालोगे कन्वेंशनल मेथड से, 2x + 2 - 2 × 8 = 0। x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए तो +7 आएगा ना, +7, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन से सल्फर कितना होता है 6। तो अब इसके स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये स्ट्रक्चर बच्चों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन हो पाएगा जी। दिस इज द स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन स्टेट अराउंड द सेंटर एटम देखिए, -2 +1, ये पेरोक्साइड बॉन्डिंग है तो -1 -2 और +1। ठीक, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट अराउंड द सेंटर एटम कितना है -12 है, देख लो आप। तो सेंट्रल एटम में कितना होगा +12 मतलब 6 यहां और 6, तो दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6। अराउंड द सेंट्रल एटम देखोगे -12 होगा, तो सेंट्रल एटम पे +12 होना चाहिए ना, तो दो सल्फर को मिला के +12, तो एक सल्फर के हिस्से में +6। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखिए, KI3 में I का निकालना है। सपोज कीजिए अगर आप कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे तो x - 3 = 0, x = निकालना इसका, सॉरी x + 1 इसका निकालना है ना, x + 1 = 0, x = 3x 3x + 1 = 0, x = 1/-3। पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, लास्ट क्लास में मैंने रूल्स में बताया था कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 पॉसिबल है, -1 के बाद +1 +3 +5 और +7, कहीं नहीं है यहाँ पे, -1/3 तो था ही नहीं ना। यानी इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों के अब एक बात तो तय है ना कि K पे चार्ज क्या होगा बच्चों +1 बाय द रूल, तो इस पर चार्ज क्या आएगा -1, तभी तो बैलेंस होगा, टोटल चार्ज 0। ये दो जो है वो I2 के फॉर्म में, क्या है ये
I2 और I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, 0। तो इसका भी 0 और इसका भी। अब 3 आयोडीन मिलाकर -1, 2 पे 0 तो 1 पे क्या होगा, -1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछे तो 0, 0, -1, 0, 0, -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी 2 आयोडीन का 0 है, 1 आयोडीन का -1 है। ओके बच्चों, हाँ जी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तब आपको बताना पड़ेगा। यही है स्ट्रक्चर इसका, यही है यही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ेंगे, तब जाकर हाफ रिएक्शन मेथड पढ़ेंगे।